इसके कहाँ तक लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, किस पेज तक? हम पढ़ रहे थे स्टेक होल्डर, जो जी सर सॉरी, ने बिल्कुल। 25 पेज था, जो सर के जो नोट्स है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी, वास्सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए सर। बस बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अटेंडीज में उसामा और सज्जाद। अब तो मेरा हाल आप लोग ही ज़्यादा ज्वाइन करते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ लोग गायब हो गए। सर आई थिंक सिलेबस कवर हो चुका है सारा, इसलिए शायद एग्जाम भी चल रही है ना सर। एग्जाम अभी चल रहे हैं। चलिए जी, मेरा ख्याल हमने यहाँ से शुरू करना है। जी सर, 25 पेज था, स्टेक होल्डर हमने कर दिया था। जी जी, यही है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था। अच्छा सर, वो अच्छा जी। मुझे आपसे मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, लेकिन मुझे एग्जाम्पल के साथ सर वो समझा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो डिस्प्रपोर्शनेट जो हमने पढ़ा था उसका कौन सा? एडवांटेज जो हमने कोर एडवांटेज होता है इसका टर्म का किसी का भी। हाँ हाँ, दोबारा दोबारा पूछिए। कोर कॉम्पिटेंस अगर किसी फर्म की हो, उसका हमने पढ़ा था कि वो एक्सटेंडेबल टू न्यू प्रोडक्ट को भी हो, और एक उसमें था आवाज डिस्पर। आवाज इंटरप्शन है। प्लीज दोबारा दोबारा। अभी भी मेरे ख्याल मेरे साइड पे जरा है, आवाज स्टेबल आपकी नहीं। बात सर ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा, फिर इधर आप लोगों के साइड पे प्रॉब्लम होगा। आपकी बात सर ठीक आ रही है। अच्छा, आप क्वेश्चन कीजिएगा दोबारा प्लीज, मैं सुन नहीं सका था। अच्छा सर, जो हमने पढ़ा था कोर कॉम्पिटेंस, हम्म उसमें था कि इट शुड बी डिसप्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन टू द वैल्यू कस्टमर परसीव्स। इसको मैं हम्म। कहता हूँ कि एग्जांपल के साथ अगर बता दें तो आप, अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसकी ये कोर कॉम्पिटेंस है किसी फर्म की, तो ये फिर कैसे उसकी एग्जांपल होगी डिसप्रोपोर्शनेट टू कंट्रीब्यूशन। नहीं, देखो, प्रपोर्शनेट टू का मतलब ये होता है कि आपने जब अगर कस्टमर बेस्ड कोई चीज करनी है तो आप अपनी जो कॉम्पिटेंस है ना जी, उसको जितनी यूजेबल होनी है वो उतना ही पोर्शन उसमें इस्तेमाल करोगे ना कॉम्पिटेंस का। ये है प्रपोर्शनेट के हवाले के साथ। ये सर एग्जांपल नहीं कह रहा हूँ, अगर किसी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है किसी फर्म के पास, हाँ, उसमें तो आप उसमें अपना जो प्रोडक्ट का जो 4 फैक्टर प्रोडक्शन आप जब यूज करते हो, अब फर्ज करें कि आपकी टेक्नोलॉजी का कोर कंपिटेंस है, तो उसमें नेचुरली अब मशीन और आपके टेंजिबल कितने एसेट इस्तेमाल होने हैं उसको प्रपोर्शनेट करोगे ना। अगर फर्ज करें ह्यूमन भी है वहां पे मटेरियल भी है, वहां पे और रिसोर्सेज भी हैं, तो वो जो एक आपका ब्लेंड जो मिक्स है, प्रोडक्शन मिक्स, फैक्टर प्रोडक्शन मिक्स, उस प्रोडक्शन मिक्स के अंदर जितनी जरूरत है उसको उतना ही उसमें शामिल करोगे ना। ये है प्रपोर्शनेट के हवाले के साथ। ये क्लियर सर जी? ये है डिसप्रोपोर्शनेट। हाँ, तो वो डिसप्रपोर्शनेट का ये होगा कि कस्टमर्स है, अगेन डिसप्रपोर्शनेट की मतलब है कि बात अल्टीमेट ये है कि जिस में जो चीज आपने ज्यादा क्रिएट करनी है वो कंपिटेंस का पोर्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड के मुताबिक जो आप प्रोडक्ट उनको देना चाहते हैं ना उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे। असल में ये कोई हल नहीं है कि आपने हर जगह उसकी परसेंटेज, आप जैसे मैं जब आप अपनी प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट, तो कस्टमाइज प्रोडक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसको उसके मुताबिक आपने एडजस्ट करना है। ये है डिसप्रपोर्शनेट।
अच्छा सर, ये अगर कोई फर्म पॉलिसी करती है डिफरेंशिएशन की, जी तो उसको हम कोर कॉम्पिटेंस कह सकते हैं इसको? नहीं देखो, यानी कि उसके पास कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं होती उनके पास, लेकिन उनके कस्टमर जो होते हैं वो, कस्टमर उनका एक तरीके से प्रोडक्ट उनकी होती है वैल्यू, कि उनके कस्टमर जो होते हैं वो किसी और के पास, ब्रांड उनका होता है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते हैं नहीं उनकी बेटा ब्रांड जी, वैल्यू पहली है, बात है कस्टमर उनका, कस्टमर को तो आपने लॉयल होता है। अपनी, नहीं सुनिए देखें, कस्टमर तो वो है ना सेगमेंट जिसको आपने, यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट ईदर टेंजिबल और ईदर इनटेंजिबल, ईदर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, मसलन इस वक्त आई एम सेलिंग माय लेक्चर टू आईसीएमएपी या टू टू स्टूडेंट्स, तो मेरा जो लेक्चर है ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरे स्टूडेंट मेरी प्रोडक्ट नहीं है टेक्निकली, वो तो ले रहे हैं लेक्चर। ये सर कोर कॉम्पिटेंस में पूछ रहा हूँ, हाँ मैं सुनिए, ब्रांड उसका आ, होगा कोर कॉम्पिटेंस, उसको ब्रांड के को कहेंगे कोर कॉम्पिटेंस। बिल्कुल देखिए, अगर ब्रांड का नेम ऐसा है और ब्रांड के अंदर आपने ऐसी चीजें डाली हैं और पीपल परसीव, देखो मेरी बात सुनिए, बात यह है कि जो ब्रांड को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, असल में ब्रांड के पीछे भी क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। ठीक है, सिंपल ब्रांड भी कुछ नहीं होता। मतलब फर्ज करें कि आप कोक का कोका कोला, वो तो ब्रांड नेम है, लेकिन अगर आप कोक पिए और इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो ब्रांड नीचे आने तरफ आना, चूंकि फिर लोगों की सेल गिरेगी। जब सेल डिक्रीज होती है तो ब्रांड की वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि असल में सेल का जो हाउ मच कस्टमर आर रिपीट परचेज, लॉयल्टी कितनी है, आपकी सेल नंबर ऑफ फैक्टर्स को बेस बना के, तो लिहाजा आप चीज बेचते हो। असल में ब्रांड बजाते खुद डिफरेंशिएशन नहीं है, ब्रांड का जी जो यही मैं पूछ रहा इमेज, हूँ। ब्रांड का जो इमेज है ना जी, वो बनता है, और वो इमेज किन बेसिस के ऊपर बनेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटीज। अब प्रोडक्ट की क्वालिटीज और जो फीचर आप दे रहे हैं, अगर वो मार्केट में बाकी लोग भी दे रहे हैं, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन हासिल नहीं है, फिर आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, और देन यू कैन नॉट सेल एंड यू कैन नॉट चार्ज हाई प्राइसेस ऑफ योर प्रोडक्ट, जो मार्केट में प्रिवेल करेगा उसके मुताबिक आप भी बेचोगे। लेकिन अगर आप कह समझते हो कि हमने ये रियलाइज करवाना है परसेप्शन में, पोजीशनिंग इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, ये देना है कि हमारी प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है, यूनिक है, डिफरेंशिएटेड है, तो नेचुरली आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, ब्रांड की क्वालिटी नहीं होती माय डियर, ब्रांड इमेज होता है, और ब्रांड हायर परसेप्शन में जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज ऑफ योर प्रोडक्ट, क्वालिटीज ऑफ योर सर्विसेज। तो लिहाजा आप सर्विसेज में डिफरेंशिएशन लाते हैं, ब्रांड में डिफरेंशिएशन नहीं लाते। गॉट इट? ओके सर। अच्छा माय डियर, दिस इज व्हाट मेंडेलोज मैट्रिक्स एक दिया गया है, जिसके ऊपर हमने helps an organization establish its priorities and manage relationship with stakeholders by looking at the different level of power and interest stakeholders group have in relation to the organization। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो ग्रुप्स हैं, कस्टमर्स जो हैं, उनको कितनी पावर्स हैं, और जो इंटरेस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में वो क्या है, मीन इन अदर सेंस के हु इज मोर पावरफुल। ठीक है, तो बात ये होती है, अब जैसे यहाँ पे दिस मैट्रिक्स हैज बीन डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ this is par we have placed here and the level of interest we have placed here। अच्छा आप देखिए, ये पार लो हाई और लेवल ऑफ इंटरेस्ट लो हाई, ये आपके कस्टमर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा आप देखें, ए में जरा आइए, ये बी सी डी ए, आपका जो कस्टमर है वो लो पार है, लो इंटरेस्ट है। अच्छा अब होता क्या है कि ऐसे लोगों को आप थोड़ी सी एफर्ट्स करके अपनी चीज बेच सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो लो पार का मतलब है ना, वो है जिस तरह हम माइकल पोर्टर के मॉडल में हम कहते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। तो चूंकि अगर बायर की बार्गेनिंग पावर मजबूत है, तो फिर जो बायर चाहेगा फिर उसके मुताबिक आपको बेचनी पड़ेगी चीज जो वो चाहता है। यहाँ पे क्या है, लो पावर है,
और उसका इंटरेस्ट लेवल भी इतना नहीं है, तो लिहाजा आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप आइए बी में, यहाँ पे क्या है, लो पार हाई इंटरेस्ट स्ट्रेटजी, तो कीप इन्फॉर्म, तो लिटिल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। अब आप यहाँ पे आप उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, लेकिन आपके पास लिटिल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस आप उनको कर सकते हैं। जब ये आपका सी है, हाई पावर लो इंटरेस्ट, ठीक है, पैसिव, बट इसमें क्या होगा कि कीप सेटिस्फाइड करंटली पैसिव बट कुड मूव टू सेगमेंट डी इफ दे बिकम कंसर्न। ये वाला जो साहब हैं, ये लोग हैं, कस्टमर हैं, ये अभी पैसिव हैं, मतलब सेटिस्फाइड हैं आपसे, लेकिन आप इनको इधर कन्वर्ट आप कर सकते हैं। डी में क्या है कि हाई पावर हाई इंटरेस्ट, की प्लेयर्स स्ट्रेटजी मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू देम, so now key players must have confidence in the management team, regular communication can, अगर आप इन लोगों से रेगुलर कम्युनिकेट करेंगे तो ये आपके साथ रहेंगे और आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो एक्सेप्टेबल, चूंकि ये वो लोग हैं जो हाई पावर्स और प्लस जो जिनका इंटरेस्ट लेवल भी बहुत हाई होता है। इसका मतलब अगर आप इनका इंटरेस्ट विन कर लें तो ये फिर आपकी प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो लिहाजा जो सबसे कीमती जो लोग होंगे वो ये होंगे। Got it? Got it सर। सर क्वाड्रेंट बी सर दोबारा समझाइएगा सर। देखो बी में क्या है कि आपका पावर वाइज जो कस्टमर्स हैं वो क्या है, यहाँ लो और इंटरेस्ट में हाई है, ठीक है, पार इतनी उनकी पार नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट वो आपकी प्रोडक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो मतलब यहाँ आप चूंकि उनकी इंटरेस्ट है, उनको आपकी वो पावरफुल ज़्यादा नहीं है, तो आप उनकी लिटिल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस स्ट्रेटजी कीप इन्फॉर्म्ड ओनली, तो मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेटजी के जरिए से बहुत ज़्यादा उन पे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, बल्कि उनको सिर्फ आपने इन्फॉर्म करना है, ठीक है, इन्फॉर्म करेंगे चूंकि वो इंटरेस्टेड तो हैं और उनकी पार मजबूत नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत इन लोगों पे करनी पड़ेगी जो डी के ऊपर, चूंकि वो पावरफुल भी बहुत ज्यादा है। पावरफुल का मतलब है वो डिक्टेशन भी कर सकते हैं और प्लस उनके जो इंटरेस्ट लेवल भी है, अब उनको आपने कॉन्फिडेंस में लेना है, मुसलसल ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे ताकि वो आपकी उन स्ट्रैटेजीज को एक्सेप्ट करें और वो आपके लॉयल कस्टमर रहें। सर इसमें तो ये नहीं होना चाहिए कि जिनका इंटरेस्ट लो है उन पे हमें ज्यादा एफर्ट लगाने चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट हो जाए। हाँ, लेकिन आप देखो ना, डिफरेंशिएशन की तरफ जाना चाहते हैं ना माय डियर, ये वो लोग होते हैं जो जो चीजों के बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं ना। अब आप थर्ड पे मोबाइल सर, एप्पल, थर्ड पे जो है, हाँ जी, थर्ड पे इनके पास हाई पावर है लेकिन इंटरेस्ट इनका लो है, तो इन पे हमें एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि इनका इंटरेस्ट अगर एफर्ट हो जाए ज्यादा तो लगानी है, लेकिन इनको इसमें कन्वर्ट हम करना है हमें, इसमें, ठीक है। ठीक है नाउ प्लीज सर सर जी, सर जो हमें टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से, फिर वो क्वाड्रेंट बी में फॉल करेंगे ना सर? फिर हम जो जो टेक्स्ट हमसे मैसेज आते हैं, फीडबैक, जी जो हमें फीडबैक के तौर पे हमसे कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, फिर उस पे हमें वो सेल के डिफरेंट टेक्स्ट आते हैं। इम्तियाज के आ रहे होते हैं ऐसे। मतलब लेकिन कि वो तो एक आपका वो है ना जी, टेक्स्ट मैसेज में, लेकिन वो तो उन्होंने कोई क्लाइंटेज को वो तो नहीं किया हुआ कैटेगराइज के जी, वो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, वो तो ये कर रहे हैं आपको वहाँ, तो उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग के जरिए सेल प्रमोशन बी टेक्निक्स में हैं आ वो। रहे होंगे सर, लिटिल यानी कि इन्फॉर्म्ड ओनली बी में आ रहे होंगे। सर क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा था कि चूंकि जो ब्रांड्स पे जो प्राइसेस होती हैं हम उसको बार्गेन तो कर नहीं सकते, मगर हम इंटरेस्टेड जरूर होते हैं वहाँ की चीज़ लेने में, लॉयल्टी की बेस पे या किसी भी वजह से। बहरहाल ये कोई आप ज़रूरी नहीं होता, वो तो आप जो लोग टेक्स्ट कर रहे होते हैं वो तो अपने सब जो भी लोग हैं जहाँ जहाँ वो कस्टमर्स होते हैं, मुख्तलिफ डाटा लेके उनको करते रहते हैं। वो कोई उनमें उनको नहीं पता होता कि हमारे इंटरेस्ट लेवल कौन सा कैसे है, कितना है। वो तो जस्ट एक रिमाइंडर एक होता है कि जी आपको मेमोराइज करवाना होता है कि दिस इज़ आवर प्रोडक्ट और हमारे ये फीचर्स हैं, ऐसे हैं, ये है, वो है। वो तो एक आपका अट्रैक्ट करने का एक तरीका, लेकिन उनको अगर वो एनालिसिस करके देखें कि इनमें से कौन से लोग लो पार और लो इंटरेस्ट, लो पार हाई इंटरेस्ट, हाई पार लो इंटरेस्ट और हाई पार एंड लो हाई इंटरेस्ट हैं, वो फिर एनालिसिस करके कर सकते हैं, लेकिन मैसेज इस बेसिस के ऊपर नहीं होते।
सर ये इंटरेस्ट की जगह जी ठीक अगर है हम सर। ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं वर्ड पे, देखो बेटा जी, या इंटरेस्ट नीड का नीड मतलब भी यूज है कर कि सकते हैं, यानी कि मेरा नीड। जो ये सब्जेक्ट है इसमें आप कितनी दिलचस्पी रखते हैं। फर्ज करें आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है, लो इंटरेस्ट हो, तो मतलब यू वॉन्ट बी रेडी टू स्टडी मच मोर एज SM। और दोज हु आर हाईली इंटरेस्टेड, तो वो फिर टीचर को के बारे में बड़ा वो भी सोचते हैं कि कौन टीचर पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है। डिमांड फिर सर हम यूज कर सकते हैं इसका मतलब, जी 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 जी। कि उनकी डिमांड कम है। हाँ जी जी जी। ठीक है। नौ जी, दिस इज, ये तो आपके एग्जाम क्वेश्चंस हैं। हम अब मूव कर रहे हैं, लाइक ये भी उसी में है। हमने अब जी, ये अब हमारा आ गया जी CSR का, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Actually, this is quite going mean challenge issue आजकल, और कि one organization must have to be perform a corporate citizenship. So, and that's why corporate governance, so CSR, corporate social responsibility, ये बड़े आजकल के hot burning question चीज़ें हैं। तो naturally one firm need to be show and behave ethically. So my dear, a corporate social responsibility is an organization obligation to maximize positive stakeholders benefits while minimizing the negative effects of its action. मसलन हमने, अब देखें यहाँ लफ्ज स्टेक होल्डर इस्तेमाल हुआ है, और स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर टर्म. Stakeholder don't mean that only shareholder or customer. It would involve suppliers. It would involve general public. It would involve like the just like the customers, सर implies. तो गवर्नमेंट एज वेल सब सर। गवर्नमेंट है, उनके इदारे हैं, या आपका इन्वायरमेंट है, उसमें सब कुछ है। अच्छा, अब CSR के मुताबिक वो कहता है जी ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्लिगेशन है कि उसने लीगली क्या करना है, ऑब्लिगेशन है उसके ज़िम्मे कि वो पॉजिटिव स्टेक होल्डर बेनिफिट को मैक्सिमाइज करे, और जबकि जो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एक्शन है उसको मिनिमम करे। ये असल CSR है। अच्छा, अब यहाँ पे शुड बिजनेसेस एक्टिवली प्रैक्टिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो एक क्वेश्चन जो किया गया है उसमें बिजनेस एज फिक्सर ऑफ सोशल प्रॉब्लम, और ये बिग बिजनेसेस हैज द रिसोर्स ऑफ फाइट इन इक्वालिटीज। अब देखो बात यह है कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसकी फिक्सेशन करना, और जो रिसोर्सेज जो हमारे बिग बिजनेसेस हैज द रिसोर्सेज टू फाइट इन इक्वालिटीज, और जो सोसाइटी में या किसी भी, जैसे एक बड़ी छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स की जो मिनॉरिटीज़ हैं, अब उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशल एम्प्लॉय जो लोग हैं, जो लाइक कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, किसी के कोई फिजिकल कोई इशू है, तो क्या उनके लिए हम जॉब हमें देनी पड़ेंगी, देनी चाहिए, जो कि दे आर पार्ट ऑफ द सोशल लाइक सेगमेंट। तो इस हवाले के साथ हमें अपने आप को अब जैसे चैरिटेबल डोनेशंस, पोल्यूशन कंट्रोल करना, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ लाना अपने इन्वायरमेंट में, और जिसको हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज़ भी कहते हैं, कि हमारा एक बिग वन ऑफ द बिग चैलेंज इज़ कि वी हैव टू सस्टेन आवर इन्वायरमेंट, और द इन्वायरमेंट शुड नॉट बी डिकेड, mean polluted or degenerated for the future generation. तो ये है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो लिहाजा बट कंपनीज ऑलरेडी डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स टैक्स रेवेन्यू। अब वो क्या है कि जी द सोशल ऑडिट recognizes the expectation on a firm to promote social responsibility. In addition, there are green pressures, so pressure groups implies legislation. ये मुख्तलिफ पार्टीज हैं
जो हमें प्रेशराइज करती हैं, एम्प्लॉइज है, लेजिस्लेशन है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल जो कंसर्न्स हैं, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वगैरह। तो अब हमने इधर की तरफ आना, जितना आप चैरिटेबल, पोल्यूशन कंट्रोल, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उतना ही आपका एथिकल व्यू की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब देखें द इन्वायरमेंटल कंसर्न में सस्टेनेबिलिटी को ज़रा देखिएगा कि सस्टेनेबल एक्टिविटीज यूजेस रिसोर्सेज नो फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड and waste emissions are held down to a level that environment can absorb. So Kington's suggest sustainability should be measured by triple bottom line, कि हमारे जो बॉटम लाइन में तीन चीज़ें हैं, उन बेसिस के ऊपर वी आर सपोज टू मेजर्ड ट्रिपल बॉटम लाइन, के कोई कंपनी कितना सस्टेन कर रही है, और वो क्या है? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इन्वायरमेंटल क्वालिटी और सोशल प्रैक्टिसेस कितनी है। Environmental management accounting enhances the internal control and reporting system to promote both economic and environmental efficiency. So life cycle assessment of environmental impact, cost of undesirable outputs such as waste and noise, risk assessment including environmental impact, और वेस्ट मिनिमाइजेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ये हमें तो बहरहाल बात यह है कि जो कंपनी इनको प्रमोट कर रही है वो टेक्निकली सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं, और सस्टेनेबल का मतलब यह है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को जो एंड वेस्ट एमिशंस को हमने कम से कम करना है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं नो फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड, मीन के हम अपने रिसोर्सेज को जो कंज्यूम हो रहे हैं, अब मतलब उसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अब जैसे ऑयल से गाड़ियाँ जो चल रही हैं, अब जो इलेक्ट्रिक की तरफ जाने का मतलब वो एक ये भी पीछे है साइंटिस्ट को चैलेंज कि जनाब जो ऑयल जब आप कंज्यूम करते हैं, कंबशन होती है, तो दैट इज़ क्रिएटिंग अ पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग पैदा करता है, चूँकि उसमें से जो चीज़ें निकलती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द मेजर थ्रेट। सो दैट्स वाई इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर, दैट इज़ बिग चैलेंज टू द साइंटिस्ट के जी वो ऐसे मीन्स निकालें कि जो जिससे इन्वायरमेंट कम से कम ख़राब हो। अच्छा, प्लस एक ये भी है, चूँकि हम क्या कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी रिसोर्सेज तो कंज्यूम हो रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब अगर ज़मीन से सारा ऑयल निकल गया तो फिर क्या करेंगे हमें? इसका मतलब वी मस्ट हैव टू फाइंड द मीन्स। और प्लस हम अभी ऑयल लेट से कंज्यूम कर भी रहे हैं, लेकिन फिर एक इशू है क्योंकि ऑयल इज़ अ वेरी डेंजरस वन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। नाउ दिस इज़ व्हाट, तो दैट्स व्हाट आई थिंक जो ऑटोज बिजनेस करने वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, और इवन जो गाड़ियां जो यूज़ करने वाले हाउस होल्ड्स हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। दिस इज द बेसिक पॉइंट्स। ओके, अच्छा, सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज। Strategic decision maker need to incorporate long-term issues with short-term on. If they focus too much on short-term issues, this could undermine an organization long-term reputation and prospects. अब देखें, ये बड़ी बात है, वो उन्होंने कहा है कि जी अगर आप शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करते हो और लॉन्ग टर्म को आप भूल जाते हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रेपो और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के हवाले से डैमेजिंग चीज़ है। So that's why the companies which are for the CSR must focus on the long-term sort of practices. The possible issues related to sustainability and triple bottom line. अब चूंकि ट्रिपल बॉटम लाइन में हमने तीन चीज़ें देखी हैं कि जी इन्वायरमेंटल क्वालिटी, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब वो कैसे है, उसमें मज़ीद इन्वायरमेंटल क्वालिटी में रिसोर्स यूजेस एंड यूज ऑफ renewable resources, contamination, level of waste, CO2 emissions, use of locally sourced inputs to reduce carbon footprint, so relationship with authorities,
दैट इज़ टू सिक्योर प्लानिंग परमिशन। ये हमारे इश्यूज हैं या चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। सोशल जस्टिस में बीइंग सीन एज अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर, वर्किंग कंडीशन को बेहतर करना, लेबर प्रैक्टिसेस, हेल्थ एंड सेफ्टी, ट्रेनिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ह्यूमन राइट्स हैं, कंट्रीब्यूशन टू लोकल कम्युनिटी थ्रू स्पॉन्सरशिप्स हैं, प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर कंज्यूमर, एथिकल कंज्यूमरिज्म। ये अगर आप लाएंगे तो सोशल जस्टिस इससे आता है। प्लस फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में बिजनेस रिलेशन दैट इज़ विद बैंक्स एंड शेयर होल्डर, relationship with customers and supplier, market position, brand name, that is potential damage to sales from negative publicity। तो इनको हमने देखना है और इनको बेहतर करना है। Got it? जी सर। Now, still हम अब ethics पे आ गए my dear। देखिए ethics, business ethics and CSR are not the same thing। बिहेविंग एथिकली इज ओनली वन पार्ट ऑफ द CSR। अब ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये एक चीज़ नहीं है, बल्कि CSR का एक पार्ट, वन कंपोनेंट वो बिहेव एथिकली है, कि वो एथिकली बिहेव करें। बट रिमेंबर द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन सीमाज एथिकल कोड में उन्होंने कहा जी कि ये जो एथिकल को है वो इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये है जी आपके एथिकल लाइक। चूँकि हमें जब भी हम करेंगे तो हमें इंटेग्रिटी हैव टू शोन, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर हैव टू बी डन। कोई चलें बताएं सजाद, ये आपकी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी थोड़ा बताएं, इसमें क्या चीज़ है ये? इंटेग्रिटी तो सर है कि ऑनेस्टली काम करना चाहिए सब फर्म को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वैसे आप लोग लीगल स्टूडेंट काम नहीं हैं होना और चाहिए। सुनिएगा जरा दोबारा, आप ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी का वर्ड इस्तेमाल होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है माय डियर। आपने ऑडिट पढ़ी हुई है? सर ऑडिट पढ़ी है, उसमें मैंने मुझे याद है, मैं खुद लिखा हुआ कि ऑडिटर के बारे में, ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट इन ऑल पब्लिक एंड डीलिंग्स। नहीं, वो ऑनेस्ट का बिल्कुल होना वर्ड चाहिए, लिखा लेकिन हुआ लेकिन मेरी बात सुनिए, आप दोनों लफ्ज है ना, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। अब सवाल है कि ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में कोई फर्क है या नहीं है, या एक ही चीज है? और मजे की बात है, यहां तो उन्होंने ऑनेस्टी नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने इंटेग्रिटी लिखा हुआ है। अब सवाल है आपकी सर इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन जो थी ना, उसमें ऑनेस्टी लिखा हुआ था कि ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट। इंटेग्रिटी की उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था। नहीं, मेरा ख्याल है सर उसमें मैंने मैं बुक्स मैं पढ़ी है। मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करता हूँ माय डियर, क्योंकि जो ये था कि ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट इन ऑल पब्लिक रिलेशन, बिजनेस रिलेशन, ऑल बिजनेस रिलेशन। ये उसकी मुझे एग्जैक्ट याद लिखा हुआ था। सर इंटेग्रिटी में ये भी था कि आप लेकिन स्ट्रेट स्टिल फॉरवर्ड स्टिल हर आई हैव चीज द को। जी जी, ओपिनियन। स्ट्रेट फॉरवर्ड का देखिए भी मेरी था। बात सुनिए, बाद में ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ हम ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी आप सुनते हैं ना लफ्ज, जी इंटेग्रिटी जी। सर, एक तो ऑनेस्टी का हो गया, इंटेग्रिटी उसमें यूज होता है ज्यादा कि आपका कोई डाटा है उसको हम उस पर भी यूज करते हैं कि डाटा में कोई करप्शन ना हो। डाटा यानी कि किसी ने उसमें से फ्रॉड ना किया हो, उसको भी कहते हैं इंटेग्रिटी। डाटा की लीकेज ना हो उसकी। तो फिर आपकी ऑडिट की ट्रू सेंस बताइए ना आप लोग। इंटेग्रिटी जो तो ऑनेस्टी आपने ठीक है, बट समटाइम ऑडिटर इज नॉट टेकिंग ब्राइब, बट ही इज नॉट शोइंग इंटेग्रिटी। तो अब बताएं फिर क्या फर्क हुआ? ऑनेस्टी का ताल्लुक तो, ऑनेस्ट तो होना और चीज है। ऑडिट में सर मैं यही बताया, ऑडिट में मैंने पढ़ा तो ये ऑनेस्ट लिखा हुआ था। एमआईएस का मैंने जो पढ़ी थी उसमें डाटा की माय इंटेग्रिटी था तो डियर, उसमें मैं ये था। बता रहा हूं आपने ऑडिट पढ़ी है, लेकिन मेरे नजदीक दोनों की एक्सप्लेनेशन में फर्क है। मैं बहरहाल आपकी ऑडिट की इस अप्रोच को आई डोंट एक्सेप्ट, क्योंकि मैं ऑडिट पढ़ाता हूं। ठीक है, ये वही वाली बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑडिट में ट्रू एंड फेयर में फर्क बताइए,
और ऑडिट की एविडेंस लेते हुए सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस में क्या फ़र्क है, तो दोनों में फ़र्क है। ट्रू एंड फेयर, इनके अंदर भी फ़र्क है। अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें ट्रू और फेयर, हालांकि दोनों अल्फाज हैं ट्रू एंड फेयर, बट दोनों में फ़र्क है, ट्रू एंड आपकी फेयर से अप्रोप्रिएटनेस और प्रेजेंट सफिशिएंसी। फेयरली, जी प्रेजेंट फेयरली, ट्रू एंड फेयर सर एरर फ्री। नो 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 नो, मैं आप इंसाफ नहीं कर रहे। आप ऑडिट मुझे आपने ठीक है किया है, बट आई थिंक मजे की बात नहीं निकल रही सामने। ठीक है, सर। ये तो ये तो ठीक। ये जो बता रहे हैं, मुझे तो ये एग्जैक्ट याद है, बुक में लिखे हुए थे, बहुत बुक माय चेंज डियर, वो करा याद देते हैं हो हमारे को। तो बुक बुक भी तो कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि बुक में चेंज नहीं आ सकती। माय डियर, बुक के मटेरियल में भी तो हम उसे बेहतर कर सकते हैं ना, वो कोई मसला नहीं है। कोई लिटरेचर को दुनिया का कोई फाइनल नहीं होता, और जिसने वो लिटरेचर लिखा है वो भी इंसान ही है ना जी। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा ना, एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस ICMAP, ठीक है, ज़रा फाइंड कीजिएगा कि इज देयर डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, तो आपको फिर मालूम हो जाएगा कि देयर इज अ डिफरेंस इज देयर। लेकिन अगर आपने डेफिनेशन लिखी है कि द मैन शुड बी, ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी इज ऑनेस्टी, तो मैं स्टिल आई एम स्टैंडिंग ऑन माई क्लेम, एंड देयर इज अ डिफरेंस इज देयर, but the audit must have to be read in a true sense, like जिस तरह अभी मैंने बात कही है। anybody would like to tell me what is the difference between truth, true and fair? आपने ठीक है ऑडिट पढ़ा हुआ है, बताइए क्या चीज़ है ट्रू। ट्रू कैसे, किस तरह ट्रुथ कैसे फाइंड करते हैं, और फेयरनेस कैसे होती है? सर एज ऑफ माय ओपिनियन सर एरर फ्री जी स्टेटमेंट्स। जी। सर एरर फ्री स्टेटमेंट सर। अच्छा, सर वो क्या इसमें कोई होता है? खास बुक, सर बुक में खास डिफरेंशिएट नहीं किया इन दोनों चीज़ों को, फेयर एंड ट्रू को। बहरहाल ये फिर बट यही आपने नहीं, मेरी बात सुनिए, ये तो बुक्स ने नहीं डिफरेंशिएट किया ना, तो पढ़ाने वालों ने भी तो पढ़ाया जी था ना कुछ, आप लोगों ने फिर वहाँ, यही तो असल डिस्कशन है। यू आर गोइंग टू बी जी एन ऑडिटर सपोज, तो मीन दैट अगर आप ट्रू की जगह फेयर और फेयर की जगह ट्रू लिखते हैं, ये तो वही वाली बात है ना कि आप कहें कि जी मार्केट वो रेट तो और सर, फेयर मार्केट रेट एक ही है, बट देयर इज अ सर डिफरेंस। हो सकता है आप लोगों को पढ़ाया भी हो ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल। ट्रू तो सर हम यूज कर सकते हैं फिगर के बारे में, कुछ जितनी फिगर है उसको सेम एग्जैक्ट शो करना। ठीक है। फिर हम यूज कर सकते हैं कि हमने कोई पॉलिसी जो अडॉप्ट किया है, जैसे डेप्रिसिएशन है, हम्म। या कोई एस्टिमेट मैनेजमेंट यूज करती है, उसको कह सकते हैं कि इन्होंने फेयर एस्टिमेट किया। नहीं, लेकिन पंच लाइन बताइए ना माय डियर, पंच लाइन, पंच लाइन। आप कर सकते हैं जी, उसको कर सकते आप। एक एग्जैक्ट स्टैंस लीजिए कि ये हमारी ट्रुथ है और ये फेयरनेस है, फिर मजा आता है माय डियर। अदरवाइज तो ये है कि ये मेरे नजदीक तो मैं तो जस्ट आई एम नॉट इम्प्रेस्ड कि जी कल को अगर मेरे साथ अगर कोई आप बहस करेंगे, तो मुझे यू यू पीपल हैव टू कन्विंस इट लाइक व्हाट इज अ ट्रू 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 डिफरेंस फॉल। तो मेरा ख्याल है पता क्या, ये SM का कोर्स भी जो है ना, ये तो एक कोर नहीं है, बट आई थिंक फॉर दोज पीपल हु आर डूइंग ACMA, आई थिंक ऑडिट इज वेरी 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 कोर कोर्स। तो मीन दैट यू शुड हैव मोर क्लैरिटी ऑफ नॉलेज ऑफ दिस वन। what I mean that, but I claim अगर ऑडिट में अगर आपका नॉलेज ज़रा ढीला है, तो मेरा ख्याल है देयर इज इशू, चूँकि कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर और ऑडिट के अंदर ये बड़े सॉलिड होना चाहिए। और हाउ यू हैव टू चेक द ऑब्जेक्टिविटी, ये बातें हैं, इसके ऊपर 3-3 4-4 घंटे बड़ा आराम से बंदा बोल सकता है इन चीज़ों के ऊपर माय डियर। अच्छा, आज जी मेरा ख्याल है मैम सोनिया हैज़ ज्वाइंट, वी आर वेरी लकी वन। हाँ जी, मैम सोनिया वेलकम। जी प्लीज सोनिया, मे यू टॉक प्लीज। गुलाम अब्बास, वसीम हैदर, ये बोल नहीं रहे लोग। अच्छा जी प्लीज। तो एनी हाउ, उसामा, उसामा, जी 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 उसामा, सर। जी इसको सर। देखिएगा माय डियर, पढ़िएगा जरा, फिर मेरे साथ डिस्कशन कीजिएगा। जी सर इंशाअल्लाह कल आज जरूर आपने ना इंशाअल्लाह। इसको देखना है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को, ट्रू और फेयर को, और सफिशिएंसी, हाउ यू ट्रेस इन एविडेंस,
and appropriateness you find in the evidences like. Okay, जी ठीक है. सर जी. अच्छा, anyhow, these are 5 basic ethical code, and this is the like ये एक मिनट जी आप. जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, गुलाम अब्बास. नहीं नहीं, उसको माय डियर ऑफिस वालों को कहा करें, वो अनम्यूट करें इसको, उसकी वजह, अदरवाइज तो फायदा ही कुछ नहीं है. ये तो गूंगो बैरों की क्लास होगी ना, मैं बोलता जा रहा हूँ और आप बस आई डोंट नो. तो मैं कुछ यहाँ स्क्रीन को नहीं बात करना चाहता. प्लीज आप लोग उसमें उन्हें कहें, रिक्वेस्ट करें कि हमें अनम्यूट करें, बिकॉज आई बिलीव ऑन इंटरेक्टिव क्लास माय डियर. थैंक यू. अच्छा, इसको देखिएगा सजाद और असामा. ये उसी तरह अभी मैंने बात की है मार्केट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू. ये भी आप लोग ACM में कर रहे हैं, तो यू शुड बी नोइंग द डिफरेंस, बिकॉज इन फ्यूचर समवन मे आस्क यू व्हाट इज डिफरेंस बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, सो लाइक फेयर मार्केट वैल्यू वाइज. तो एनी हाउ आई थिंक. अच्छा, अब देखिएगा ये क्या है कि नीड टू बी अवेयर ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कुड फेस. अब इसकी वजह से जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उनको कई किस्म की थ्रेट्स हो सकती हैं. मसलन सबसे पहली बात है कि अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे तो एथिकली रॉन्ग है, चूंकि यू हैव नॉट शोन इंटेग्रिटी, यू वर नॉट रिमेन ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर हैव नॉट बीन एक्सरसाइज, confidentiality have not been maintained by you, professional behavior have not been shown. अब आइए, if one or more of these principle is threatened in an organization, this could create an ethical dilemma for the management accountant in that organization. अच्छा, अभी भी यहाँ एक सवाल होता है कि ethical dilemma है क्या चीज? एथिकल रिस्पांसिबिलिटी को सर एक एम्बिग्युइटी, अनसर्टेनिटी. वो उसामा इस तरह होगा. उसामा बोल रहे हैं ना आप? जी जी. उसामा देखिए, अगर आप एम्बिगुइटी डायलेमा को कहेंगे, बस जब आप डायलेमा में हैं तो दिस इज अनक्लियर सिचुएशन, अनडिसाइसिव सिचुएशन. मैं एथिकल डायलेमा की कोई एग्जांपल बताएंगे कि जी क्या होता है? सर ये स्वेट्स, अगर जिस तरह की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का जिक्र किया गया है सामने, उसमें अगर आपका नॉलेज अप टू डेट नहीं है तो एक तरह से क्वेश्चन ही है आपकी नहीं प्रोफेशन के बेटा ऊपर जी, कि जो ये आपने एथिकल अपने डायलेमा कभी स्टेटमेंट्स भी दी नहीं हैं होगा. डॉक्यूमेंट पे आपका दी नॉलेज अपडेट नहीं है, वो नहीं है. आई एम सॉरी, ये नहीं होगा एथिकल डायलेमा में इशू. जी. ठीक है. नहीं, देखिए देखिए, आप फर्ज करें भी एक आपने डेफिनेशन नहीं आती, कोई मसला नहीं है, नहीं आती, ये तो डायलेमा नहीं है. एथिकल डायलेमा ये होगा कि आपके एथिक्स कुछ और कह रहे हैं, लेकिन कंपनीज में कुछ गलत काम आपको करना पड़ रहा है और अब आप फंसे हुए हैं कि मैं करूं या ना करूं. बॉस आपका कहता है कि जी ये काम आप इस तरीके से करो और वो अनएथिकल है, लेकिन कंपनी के रूल कहते हैं कि ना, नहीं करना जी हमने. अब नाउ यू हैव टू चूज कि मैं क्या करूं, मैं फंसा हुआ हूं जी. गॉट इट? जी. इलीगल सर फिर तो हो गया ना. सॉरी, इलीगल हो गया वो तो फिर. ना, इलीगल मीन दैट कि आपकी अखलाकियात, एथिक्स कुछ और कह रहे हैं, लेकिन आप वहां करना कुछ और पड़ता है, इन्वायरमेंट कुछ और है, लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और है. जैसे ये वही वाली बात है कि यहां से एथिकल डायलेमा स्टार्ट हो जाएगा कि जी कैंपस कहता है ICMP का कि जनाब मियार पे कंप्रोमाइज नहीं करना, लेकिन स्टूडेंट मुझसे एक्सपेक्टेशन, या मेरे उस ऑफिस में ICMP का प्रोटोकॉल ये कहता है, लेकिन मेरा बॉस जो मेरे साथ ICMP में, वो मुझे कहते हैं जी नहीं जी आप ऐसा करो. अब मैं फंस गया. ठीक है. तो पीपल आर परसीविंग, एक्सपेक्टिंग what my ethics are not allowing me. Now I am confused one, where you are confused कि मैं क्या करूं भाई. ये ethical dilemma है my dear. ठीक है सर.
यानी सर हम इसे ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट में या यस, कोड ऑफ एथिक्स में। यस, यस, यही तो है कन्फ्लिक्ट कि आप इस्लाम हमें कहता है झूठ नहीं बोलना, लेकिन हमें किस जगह झूठ बोलना पड़ रहा है कोड में, और अब हम जी। फंसे हुए हैं। क्या करें? व्हाट इज राइट? मैं क्या करूं? मैं ये करूं, उधर से मुझे अल्लाह का भी डर है, इधर से मुझे ये भी मसला है। अब मैं उस अब मखमसे में फंसा हुआ हूं मैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं व्हाट शुड आई डू? दिस इज ethical dilemma is created. A professional accountant may be required to resolve a देखा, ये conflict पैदा हो गई है। अब आप अखलाकियात, एथिक्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी कुछ और कह रही है, प्रेशर कुछ और है। ठीक है, बोर्ड ऑफ जी। डायरेक्टर्स आपको कुछ एक अल्योरमेंट भी दे रहे हैं कि जनाब गाड़ी मिलेगी, ये होगा, ऐसा कर लें, अब आइए। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट in relation to compliance. आप देखा, compliance का मतलब you have to do according to the standard of accounting, of company policies, according to company act, so 2017, and according to company policies like, अब क्या करें? स्टैंडर्ड कुछ और कह रहे हैं, लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस कंफ्लिक्ट को आपको रिजॉल्व करना। एनी हाउ आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज एथिक्स के अंदर जो एथिक्स कोड्स हैं, ये आई होप सो आंखें बंद करके आपको ज़रा याद भी करने चाहिए कि जो कोड्स बताए गए हैं, वन इज़ व्हाट, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल। उसामा ज़रा दोबारा इसे बोलिएगा, क्या है? ठीक है, दोबारा कहिए। सर किस चीज को सर? इंटेग्रिटी? नो नो, इन पांचों को जरा जरा रिकॉल कर लें। सर इंटेग्रिटी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। सर इनको इलेक्ट्रेट भी करूँ सर? नो 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 नो, बस बस मैं सिर्फ ये चाहता था, आप जरा एक होता ना माइंड में, बल्कि बाकी लोग भी रिकॉल कर लें जरा एक एक दफा कि एथिक्स के जो कोड ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सीमा ने जो डिफाइन किए हैं वो क्या है कि जी इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, कॉम्पिटेंस वगैरह है, कॉन्फिडेंशियलिटी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल, और प्रोफेशनल बिहेवियर। और अगर इनमें कोई कंफ्लिक्ट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय समवन, योर टीम और योर बॉस, और जो एथिक्स कुछ और हैं, तो ये एथिकल डायलेमा होता है। व्हाट इट, और एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने इसको क्या करना है? रिजॉल्व करना है। व्हाट इट। कंप्लीटली सर। और ये मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इसको पढ़िए, और इनमें फ़र्क है, और अगर नहीं फ़र्क का पता, फ़र्क जानिए, और ऑडिट माय डियर बेहतर कीजिए। हमारी अभी बहुत सारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरा ख्याल नहीं क्लियर होती। ये मेरा, दिस इज़ माई, आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई at least 30 year experience। चूंकि क्लासेस में थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लैरिटी उस लेवल पे नहीं होता, ये मैं बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से ये बातें कह रहा हूँ। और मैंने उसामा आपको कह दिया है कि फर्क देखिएगा, वो जो बुक पढ़ी भी है ना, जी। लिटरेचर को जरा ढूंढिएगा, देखिएगा। ऑब्जेक्टिविटी को पढ़ा होगा आपने, लेकिन अभी इसके अंदर बहुत कुछ है। ड्यू क्योर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये तो आसान काम है। प्रोफेशनल बिहेवियर, लेकिन ये खुसूसन दो टर्म, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये बड़े सॉलिड टर्म्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। पहले पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद देन टॉक टू मी, इंशाल्लाह आई विल बी ट्राई टू मेक मोर क्लैरिटी इन योर माइंड्स। ओके सर। अच्छा जी, प्लीज। जी अब इंशाल्लाह सर। आइए, इंशाल्लाह। नॉट फॉर प्रॉफिट दी एंड द पब्लिक सेक्टर, जो हमारा नॉन प्रॉफिटेबल, चूंकि अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि वो जो इसको भी उन्होंने आगे जो बात की थी, तो एफिशिएंसी इज अ की ऑब्जेक्टिव in not for profit and public sector organization due to the limited amount of resources available. These resources often undermine the strategy adopted. अब मसलन बात यह है कि टेक्निकली शौकत खानम हॉस्पिटल अपरेंट दैट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल,
तो वन ऑफ द मेजर जो है वो एफिशिएंसी है। अब्दुस्सार ईदी फाउंडेशन जो है, अब चूंकि वो प्रॉफिटेबल तो नहीं है, तो लिहाजा उनका की ऑब्जेक्टिव एफिशिएंसी है, ताकि दे मस्ट हैव टू यूज इन द बेस्ट इंटरेस्ट द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो माय डियर, इसमें वो क्या है, अब ये टारगेटिंग, कैपेसिटी, रिसोर्स एफिशिएंसी, और ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, चैरिटी, स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं, लेयर्स, हेल्थ, पब्लिक, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो असल में फिर क्या है, उन्होंने ये सर्विस यूजेस मैक्सिमाइज करते हैं, कॉस्ट रिकवरीज वगैरह, और अल्टीमेट उन्होंने क्या है कि ये क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो ये वो असल में उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि वो जी रेवेन्यू मैक्सिमाइज करें, टारगेटिंग कैपेसिटी, रेवेन्यू एफिशिएंसी लेके आए, सर्विस यूजर्स ये, और फाइनली वो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। जी, गॉट इट? जी सर। माय डियर, वैसे इसका ऑडिट भी काफी डिफिकल्ट होगा सर। सॉरी, इसका जो है सर ऑडिट भी काफी डिफिकल्ट होगा सर एमपीओ का, फिर इस लिहाज से तो। नेचुरली वो तो फिर उसका चार्टर, चूंकि ऑडिटर ने जाना है, तो जो उसके चार्टर्स हैं वो ही बताएंगे कि उसके रूल एंड वो क्या हैं हम की। लेकिन जाहिर बात है, एक अनबाइस्ड अप्रोच इस्तेमाल करनी, और जो उनके जो चार्टर में लिखा हुआ है, जो मेमोरेंडम है उसको कुछ, उनको बेस बना के दे आर सपोज टू चेक। बट आई थिंक द रिपोर्ट शुड बी ट्रू एंड फेयर, और अनबाइस्ड रिपोर्ट शुड हैव टू बी प्रिपेयर्ड by the auditor, whoever is the auditor. जी Clear? सर। अच्छा जी जी माय डियर, अब हम चैप्टर 3 की तरफ मूव कर गए हैं, और ये है इन्वायरमेंट एंड अनसर्टेनिटी के हवाले से। ये एक रोड मैप है, इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी। इन्वायरमेंट एंड अनसर्टेनिटी क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, और ये इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी। यहाँ से जब हम इसको देखेंगे एक्सटर्नल को, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं, और ड्राइवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ये दोनों इन्वायरमेंट, इंटरनल की बात नहीं हो रही, चूंकि यहाँ पे उन्होंने, तो हमारे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कहाँ से आती है, और चूंकि जो ड्राइवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज है वो भी बहुत हद तक जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से होते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल से भी। और फिर हम इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी एज ए होल, और इस इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी को टैप अप और इसको कंट्रोल और इसको करने के लिए, माय डियर, वी आर यूजिंग सर्टेन टेक्निक्स, जिनमें हम रेशो ऑप्शंस, रियल ऑप्शंस, फोरकास्टिंग, सिनेरियो प्लानिंग, फोरसाइट, गेम थ्योरी, और फिर यहाँ पे हम गैप एनालिसिस। असल में ये वो बातें बताना चाहता है जी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वी डू नीड टू ऑप्ट स्ट्रेटजी। लेकिन स्ट्रेटजी को ऑप्ट करने से पहले हमें एनालिसिस करना होता है, और एनालिसिस करने के लिए हम environment और uncertainty में ये techniques can be used to analyze. So that's what I think, because you have to find your opportunity, threats, strength, weaknesses वगैरह। तो अब strength, weaknesses find करने से पहले हमें forecast करना होगा, scenario planning की तरफ जाना, ये सारी techniques हैं। तो ये इसका रोड मैप है बेसिकली। Got it? अच्छा जी, first of जी all, सर। my dear, the organization and its environment, uh, that is the one important approach to choosing a strategy is seeking a good fit with the environment. अब देखें उन्होंने क्या कहा, good fit। अब good fit या strategic fit क्या है कि आपकी internal environment should match with the external, or your strategy should match with the external environment, mean according to external environment। ये फिट है। अच्छा, अब देखिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट है। ये हमारे जो एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल बट टास्क, जिसको हम ये कह लें सप्लायर, लेबर, कैपिटल, गुड्स टू कस्टमर्स वगैरह, और ये जनरल एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो एज ए होल। और ये ऊपर जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ना जी, ये है हमारी वो जो पेस्टल के हवाले के साथ है, ठीक है, या
फिजिकल जो है, बल्कि जिसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं ना, उसका एक अपना इम्पैक्ट है। अब ये सब इन्वायरमेंट है, तो हमें अपने इन्वायरमेंट में से वी हैव टू फाइंड द जो अनसर्टेनिटी। अब इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी माय डियर, वो दो चीजों की बेस के ऊपर है। जरा आप देखें क्या लिखा हुआ है, complexity plus dynamism is equal to uncertainty. But still, I think there is the question that one should define what uncertainty is. So, uncertain environment mean that the variability in environment, changeability in environment, how much environment is more complex and more dynamism. So, rate of change or rate of complexity determine the uncertainty, please. ठीक है, अच्छा। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि हमें पहले इनको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी को, चूंकि मैंने कहा कि इनसर्टेनिटी की ये है कि द डिग्री ऑफ रेट ऑफ चेंज एंड द रेट ऑफ कम्प्लेक्सिटी which is found in an organization environment in which she operates। तो जिसमें आप ऑपरेट करते हो, जो आपको फेस करना पड़ता है, उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी का रेट कितना है और डायनामिज्म का रेट कितना है। जितना कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, डायनामिज्म बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी हाई होती है। जितनी कम्प्लेक्सिटी कम होगी और डायनामिज्म कम होता है, अनसर्टेनिटी लो होगी। अच्छा, अब देखें, ये बड़ी बात है कि अब आपने स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है और इवन प्लानिंग जो करनी है, तो आपकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटजी या कैसे, वो डिपेंड करती है आपके इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी के ऊपर। अब सवाल है कि कम्प्लेक्सिटी क्या है। नो डाउट यहाँ लिखा हुआ है वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इन्फ्लुएंसेस, लेकिन मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा अभी शायद कुछ लोग इसको एम्बिगुअस समझ रहे हों। बट Osama, what how you define complexity? मतलब सर सो जम्बल्ड, मतलब कि कंपाउंडेड सिस्टम के वाले से बात की जा रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन के। देखो मेरी बात सुनिए, हम चूंकि इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट के अंदर वेरिएबल्स हैं, फैक्टर्स हैं, कंडीशंस हैं, वो वही है ना, हम उनको देखते हैं। तो हम कहते हैं यार बड़ा हमारा इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स है, हम कहते हैं इन्वायरमेंट बड़ा डायनामिक है जी। तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस इन विच यू हैव टू ऑपरेट। अब बात यह है कि इसमें इसको दिल में उतारने के लिए, ताकि कल ये वही वाली बात हो रही है कि इंटेग्रिटी वाली जो बात है, अब कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। समवन आस्क्ड यू कि व्हाट कॉम्प्लेक्सिटी मीन। डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स सर। हाँ, ये तो अगर है फैक्टर्स फैक्टर्स। फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स वो तो ठीक है। अब थोड़ी सी बात खुल के करें ना जरा, मुझे ताकि क्लियर हो। मैं थोड़ा सा अभी, मोर फैक्टर्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। आप एग्जांपल देंगे। तो इसमें पेस्टल की सबसे बड़ी एग्जांपल है सर। पेस्टल, आपकी लेजिस्लेशन है सर कंट्री की। पेस्टल माय डियर, पेस्टल तो उनमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। मैं कहता हूँ जी कि आप कहते हैं ये कंपनी का एनवायरनमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो वो कैसे कॉम्प्लेक्स, कोई एग्जांपल दे ना, ताकि वो। सर फ्लेक्सिबिलिटी सर, टाइमिंग की सर, और नहीं नहीं नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी मेरा ख्याल नहीं है ये सामा। तो पीस आपकी जो सॉरी, सर स्ट्रिक्ट एसओपी सर, जो नो कॉम्प्लेक्स नो करते हैं नो सिस्टम को। नो 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 नो, जी नहीं नहीं नहीं, ये नई बात है। देखिए ऐसा है, ये गुलाम अब्बास, आप अभी आप अनम्यूट हुए हैं कि नहीं? वसीम, चलें सुनिए। देखिए ऐसा है, देखो माय डियर उसामा, बात ये होती है कि जितने
किसी जगह पे कंपोनेंट फैक्टर्स फोर्सेस बढ़ेंगी, नंबर ऑफ फोर्सेस, वो चीज उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती जाती है. व्हाट आई एम टॉकिंग, कंपोनेंट, इंग्रेडिएंट. गॉट इट? जी कंपोनेंट्स, जी सर. अच्छा, अब देखो बात ये है, बड़ी सिंपल सी है. ICMA कहता है जी कि हम आपको ACMA करवाते हैं विद जस्ट 10 कोर्सेज, और वो कहता है जी कि हम आपको 20 कोर्सेज से करवाते हैं. तो जिसमें कोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे वो चीज कितनी उतनी ही कॉम्प्लेक्स होती हो जाएगी. सिंपल, बड़ी सिंपल सी बात है. ठीक है. तो इसका मतलब है अगर एक मुल्क ऐसा है कि जिसमें 4 प्रोविंस है, एक मुल्क ऐसा जिसके 30 प्रोविंसेस हैं, वो मिलके एक कंट्री बनता है, विच वन इज मोर कॉम्प्लेक्स? सर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के ज्यादा हैं सर. वही है, जिनके प्रोविंसेस ज्यादा है. जी जी. इसका मतलब एक कंपनी के अंदर 4 लोग काम करते हैं. एक कंपनी है जिसमें 1000 लोग काम करते हैं. एक कंपनी है जिसके डिपार्टमेंट सिर्फ 4-5 हैं. एक कंपनी है जिसमें 50 डिपार्टमेंट हैं. तो मोर एंड मोर डिपार्टमेंट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. पर अब सर एक आप चीज मैं आपसे, देखिएगा, जी. ये क्या लिखा हुआ है, ये वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंस. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं माय डियर. वैरायटी, नॉट सिंगल. सर एक चीज क्वेश्चन तो सर. सर अगर आप देखते हैं एक फ्लैटर सिस्टम है सर, आपका हिरार्की लेवल बहुत छोटा है सर, आपका शॉर्टर है, तो सर जी. एक ही डिपार्टमेंट काफी काम करेगा, तो वो कॉम्प्लेक्स तो तब सर उस सूरत में भी हो सकता है सर, सिस्टम नहीं आपका. मेरी एक बड़ी सिंपल सी बात है. आप जरा इसको थोड़ा सा ऐसे समझो. अगर आपका माय डियर एक डिपार्टमेंट है ना जी, तो उसके जी अंदर कम्युनिकेशन आसान होगी कि 50 या 40 या 10 डिपार्टमेंट के में कम्युनिकेशन मुश्किल होगी? सर आसान होगी सर सिंगल में. तो दैट्स व्हाट. तो कम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी? मोर एंड मोर कंपोनेंट, मोर एंड मोर डिपार्टमेंट, मोर एंड मोर फैक्टर, मोर एंड मोर फोर्सेस. जी ठीक है. ओके. आप जी मुझे बताइए कि उसामा से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करनी है. विच इज मोर कॉम्प्लेक्स वन? सर कार. तो वो क्यों क्यों कॉम्प्लेक्स बनी? क्योंकि उसके पुर्जे ज्यादा हैं भाई, हाँ जी सिस्टम जी. उसमें ज्यादा है. तो साइकिल में इतने ज्यादा पुर्जे नहीं है जितने गाड़ी में इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. जी बिल्कुल. तो नेचुरली कॉम्प्लेक्सिटी इसका, अब इसको जनरलाइज करो कि कॉम्प्लेक्सिटी असल में डिसाइड होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट. ठीक है. जी सर. तो माय डियर, जितना कंपनी का साइज बड़ा होगा वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. जितने फैक्टर्स आपको कंसिडर ज्यादा करने पड़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम. गॉट इट? कंप्लीटली सर. नाउ दिस इज व्हाट वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंसेस. और दूसरा क्या है? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इन्फ्लुएंसेस, और उनके दरमियान आपस में कनेक्टिविटी. एक चीज होती है जो डिस्क्रीट फॉर्म में है, मतलब आप मुझे तंग नहीं करते, मैं आपको तंग नहीं करता. लेकिन अगर मेजोरिटी आई एम आस्किंग यू एंड यू आर आस्किंग मी, तो हमारा इंटरकनेक्टेड बढ़ गया, तो डिस्कशन उतनी कॉम्प्लेक्स बनेगी ना. अगर मैं बोल रहा हूं आप चुप करके सुन रहे हैं, तो ठीक है जी, मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया, खत्म हो गया. इसका मतलब हमारे दरमियान कनेक्टिविटी कम है. गॉट इट? ठीक है जी. जी सर. ये बात क्लियर हो गई. अब आइए, कम्प्लेक्सिटी अगर हाई और लो होती है, हाई कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि वो कम्प्लेक्स सिस्टम है, और जितनी कम्प्लेक्सिटी कम होती है उसे सिंपल स्ट्रक्चर कहते हैं, सिंपल सिस्टम कहते हैं. माए सिंपल का मतलब ये कि देयर आर फ्यू कंपोनेंट. कम्प्लेक्स का मतलब देयर आर मोर कंपोनेंट, मोर पार्ट्स. अब गाड़ी इज मोर कॉम्प्लेक्स while that a bicycle is more simple. Got it? यस सर, गॉट यस इट. सर. अब आइए डायनामिज्म में. और अपना सजाद, आप भी बोलिए भाई, कुछ आपकी भी आवाज आनी चाहिए प्लीज. जी सर. अच्छा, आप सुनिए डायनामिज्म में. एक्चुअली डायनामिज्म इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ वेरिएबिलिटी, मूवमेंट
किसी चीज में जो चेंज नहीं होगी वो स्टैटिक है। डायनामिक का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज किसी में होना। अब रेट ऑफ चेंज में बी हाई में बी लो। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर रेट ऑफ चेंज जिसमें हाई होता है ना, वो इन्वायरमेंट डायनामिक कहलाता है, और ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें रेट ऑफ चेंज कम हो वो उसे स्टेबल इन्वायरमेंट कहते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, मैं उसामा से ही पूछना चाहूंगा कि आपका जो लैपटॉप और मोबाइल इंडस्ट्री है उसमें रेट ऑफ चेंज लो है या हाई है? सर हाई है सर। हाई है, थैंक यू। और आपकी इसके मुकाबले में जो दूसरी एक चीज है, फर्ज करें कि जिसमें दी लाइक इसके मुकाबले में ऑटो, इसके मुकाबले में टेक्सटाइल, ठीक है, वो इंडस्ट्री कौन सी है सर उसमें वो रेट ऑफ चेंज लो है? जी। अब मुझे बताइए, आप पता क्या कहोगे जब आप एज ए एनालिस्ट और एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजर आप कहते हैं कि जी द इंडस्ट्री ऑफ द मोबाइल इज क्वाइट अ डायनामिक एनवायरनमेंट, मीन वो बहुत ज्यादा चेंज उसमें आती है, और रिलेटिवली टेक्सटाइल के अंदर चेंज या सीमेंट इंडस्ट्री में कम है। आप कहते हैं कि ओ यस इट्स द एनवायरनमेंट इज अ स्टेबल वन। अब मुझे बताइए, हाउ यू हैव डिसाइडेड के स्टेबल एंड द लाइक द डायनामिक एनवायरनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर्स माय डियर, गॉट इट? जी सर, जी सर। बट तो सर ये माय आप, कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी जी जी, सर, ये डायनेमिज्म एंड कॉम्प्लेक्सिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होंगे दूसरे के कि नहीं? देखो बात हम दुनिया में कोई चीज भी वो प्रोपोर्शनेट नहीं, मैं कहूंगा लिंकेजेस तो माय डियर होता ही है। आप अलहदा हो मैं अलहदा हो, लेकिन आप मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हो, मैं आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, हालांकि हम अलहदा हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि किसी जगह की अनसर्टेनिटी को हमने डिटरमिन करना है। ये दो फैक्टर्स है माय डियर। यू हैव टू असेस हाउ मच complexity एंड हाउ मच डायनामिज्म इज द environment ऑफ एनी कंपनी। और complexity में अब हम देखो ना, हम दो चीजों को देखेंगे। एक हम देखेंगे कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसी इंडस्ट्री है, फर्ज करें अब हमने कम्प्लेक्सिटी पे दो फैक्टर बनाए। एक हमने क्या कहा, हाई, एक लो। दूसरा डायनामिज्म में हमने कहा जी कि मतलब है कि जी जो डायनामिक हाई और लो है उसमें भी। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जो जो विच इज़ वेरी आई मीन लाइक कॉम्प्लेक्स, और दूसरी तरफ वो बहुत उसमें डायनामिक है। अब उसका इन्वायरमेंट क्या है कि कॉम्प्लेक्स, और दूसरा क्या है उसमें रेट ऑफ चेंज बहुत है, मीन डायनामिक इन्वायरमेंट। तो कॉम्प्लेक्स जी प्लस डायनामिक, अब जरा नोट कीजिएगा। दूसरी एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसका इन्वायरमेंट क्या है, सिंपल है, मीन कॉम्प्लेक्स नहीं है, और प्लस स्टेबल है। अब दो इंडस्ट्री बन गई माय डियर। आप उस फॉर्म ए के लिए स्ट्रैटेजीज और टाइप की यूज करोगे, और दूसरे के लिए और, चूंकि जो टाइप ए है उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, और जो टाइप बी है उसमें अनसर्टेनिटी कम है। हमें कैसे पता चला? हमें ख्वाब नहीं आया, हमने उन फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर डिसाइड किया कि वेयर देयर इज मोर अनसर्टेनिटी। गॉट इट? जी बिल्कुल सर। सर गॉट इट। जो डायनामिक है उनके लिए इमरजेंट स्ट्रेटजीज, हाँ और जो नेचुरली, दूसरी होगी केवल उनके लिए इंक्रीमेंटल या रैशनल। हाँ अब आप देखें ना, इसका बल्कि इंक्रीमेंटल भी क्या, वो जो है ना, जो जहाँ पे अनसर्टेनिटी बड़ी सिंपल, और वो वहाँ आप रैशनल स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट में ज़्यादा चेंज नहीं है, तो आप रैशनली डिसाइड करके कुछ कर सकते हैं। अब दिस इज द मेन पॉइंट। अगर ये मॉडल बंदे को समझ आ जाए ना एसएम का, तो बंदा पता नहीं क्या से क्या कर दे। फिर ये है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, तो देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन यू मे डिसाइड कि जी हम क्या कर सकते हैं। बट एनी हाउ, आपकी प्लानिंग, आपका स्ट्रक्चर, आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी स्ट्रेटजी, विच टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, दैट इज बेस्ड अपॉन complexity and dynamism. That's why you need to assess the impact of uncertainty. So there is a one firm whose environment is high uncertain, and the other side there is a one firm whose environment is less uncertain. So naturally I think the process system जो भी है वो हम डिफरेंट कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पेस ऑफ चेंज
जो अगर डायनामिज्म में क्या होगा, हाई अनसर्टेनिटी लीड टू डिजायर फॉर मोर इंफॉर्मेशन, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी विद मोर एमरजेंट स्ट्रैटेजी और शॉर्टर प्लानिंग टाइम होराइजन। क्यों? क्योंकि जहां अनसर्टेनिटी बढ़ेगी आपका प्लानिंग टाइम होराइजन शॉर्टर होता जाएगा। जहां इन्वायरमेंट में अनसर्टेनिटी कम होगी और आप के सर्टेनिटी ज़्यादा, तो फिर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ, ये है सारी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर, प्लानिंग और आपकी इंफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है आपकी इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी के ऊपर। गॉट इट? ओके सर। जी सर। तो ये है माय डियर उसामा कॉम्प्लेक्सिटी। लोग कॉम्प्लेक्सिटी को मुश्किल कहते हैं, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट मुश्किल। कॉम्प्लेक्सिटी इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट यू हैव डू नीड कॉम्प्लेक्स। टू ऐड। ये है वो लिटरेचर का जो फर्क है। बुक में बाज का वो चीजें, अब ये अगर आप वैसे पढ़ते तो आपको ये समझ ना आती। जी सर बिल्कुल। दिस इज व्हाट, वो जो मैं आपको बात बताना, आप कह रहे हैं ना, मैंने इंटेग्रिटी मैंने पढ़ा है, ऑनेस्टी, लेकिन उसमें अभी है चीजें, देखिएगा, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। और ये जानिएगा कि ऑडिट आपका पास हो चुका है ना जी, जी सर। लेकिन इसी लेवल के ऊपर अगर कोई ऑडिटर ने, अगर किसी बंदे ने आपसे ट्रू सेंस में बात की तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगा। लेकिन वैसे गुजारा तो हो सकता है उसामा, वो कोई मसला नहीं है। चूँकि हम अक्सर लोग कहते हैं कि जी ऑनेस्टी इज़ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी इज़ इंटेग्रिटी, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो ट्रूली जानते हैं कि जी इनमें फ़र्क क्या है, व्हाट कॉम्प्लेक्सिटी, डायनामिज्म किस तरह होती हैं, ठीक है जी, और ये चीज़ें सारी उनको प्रूव करना। एनी हो, बोरियत तो नहीं हो रही? नहीं सर, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर। नो सर। अच्छा, थैंक यू, आपने मेरा दिल रखा जी, बड़ी बात है। नहीं सर, वो डिस्कशन में नहीं होती, वैसे अगर पढ़ रहे हो ना फिर हो जाती है। अच्छा, अच्छा, ये माय डियर, अब यू नो पोर्टर्स हैव गिवन 5 फोर्सेस, ठीक है, ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस इसे हम कहते हैं। और ये इस तरह है कि माइकल ने कहा कि जी कीप इन माइंड, ये भी इम्पोर्टेंट है ज़रा इस हवाले के साथ, चूंकि उसकी 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है माइकल पोर्टर का। जानते हैं उसामा कौन कौन से हैं उसका? एक तो ये 5 फोर्सेस हैं। सॉरी सर, मैं स्किप कर गया हूँ सर वो लेक्चर हाँ, आपका। एक तो ये है 5 फोर्सेस, दूसरा एक डायमंड मॉडल है, और तीसरा ये वैल्यू चेन एनालिसिस है, और चौथी बात उसकी है जेनरिक स्ट्रेटजीज। ये माइकल पोर्टर्स की हैं सारी। अच्छा, एनी हाउ, दिस इज माय डियर कि environment is a source of opportunities and threats for an organization। तो पेस्ट एनालिसिस, और इसको देखें, पहले ना पेस्ट कहा जाता था, अब ये लॉन्ग पेस्ट हो गया। लॉन्ग पेस्ट जब हम कहते हैं तो उसमें हमने इसके अंदर पेस्टिल, पेस्टिल ये लॉन्ग है, ठीक है, मीन PEST को एक और उसमें आ गया कि A और L। तो एनी हाउ आई थिंक एंड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, यहाँ उन्होंने ये पेस्ट को ही बेस बना के ये बात, ये देखें कि यहाँ हमने 4 चीज़ों को रखा। ये पेस्ट है, P, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि आपकी लोकल, ये लोकल होगा, मीन के विद इन लाइक द रीजन। एक देखो, अब अगर सपोज आप प्रोविंस पंजाब लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये लोकल हो जाएगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में तो नेशनल हो जाएंगे, और अगर इससे बाहर चले जाएंगे तो ग्लोबल हो जाएंगे। तो आपने देखना है कि जो इसका इम्पैक्ट कैसा है इन टर्म्स ऑफ लोकल पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल एंड ग्लोबल, सेम। तो दैट इज व्हाट लाइक। अच्छा, अब 5 forces determine the level of profit which can be sustained in an industry according to Michael E. Porter। तो दिस इज व्हाट 5 फोर्सेस हैं, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, चूँकि आपके MCQs के अंदर वो पूछ सकता है, और लिहाजा बहरहाल पता होना चाहिए। और वो हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट टू द इंडस्ट्री,
threat of substitute product or services, bargaining power of the customer, bargaining power of the supplier, and rivalry among existing competitors. अब मेरा ख्याल आप लोगों ने शायद माइकल पोर्टर मैंने पहले पढ़ाया तो हुआ है, और ये फोर्सेस हैं, और ये भी एक एनालिसिस है कि यू हैव टू जज कि हमारी जो फर्म है उस वक्त उसकी न्यू एंट्रेंट की थ्रेट्स कितनी है, हाउ इजीली न्यू एंटर बिजनेस कैन एंटर इनटू द मार्केट, ठीक है। तो सोन चूँकि फिर स्ट्रेटजीज के लिए हमें देखना पड़ता है सब्स्टिट्यूट्स की थ्रेट्स कितनी है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर कितनी है, सप्लायर है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग। मेरा ख्याल अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। सर क्वेश्चन ये था, वैसे ही सर माइंड में आता था कि अगर टू फर्म्स हैं सर, जी हमने तो सिर्फ बुक्स में यही पढ़ा हुआ है कि कॉस्ट और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बेस पे एक हिंड्रेंस क्रिएट की जा सकती है न्यू एंट्रेंट के लिए, बैरियर क्रिएट किया जा सकता है। अगर एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं सर इसमें आ सकती फैक्टर कि अगर एक 1990 से कायम शुदा है एक फर्म, और एक अभी 2019 में भी अभी कायम हुई है, तो ये फैक्टर नहीं सर आ सकता एस्टेब्लिशमेंट का? पहली तो बात है, जो दो आपने पढ़े ना वो हैं कोर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक। तो ये अल्टीमेट नहीं है कि किसी को ब्लॉक करने के लिए, ठीक? जी तो उनमें वो जो आपने गुडविल वाला ये बात बताई है, जो ब्रांड नेम है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और चूंकि जो इस्टेब्लिश ब्रांड्स होते हैं और उनको कोई नया वाला ब्रांड आके कुछ भी नहीं कर सकता, दैट्स वाई अगर ब्रांड आपका जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश नहीं है तो फिर थ्रेट्स आपके ज्यादा होंगे। जी ठीक है। आप देखो ना, ठीक है। लक्स, अब लक्स को आके आप एक नया सोप इंट्रोड्यूस करो, तो मेरा ख्याल आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप, मेरा ख्याल नहीं है लक्स को आप आके डैमेज कर दें। अब मिल्क पैक को आके आप नई एक मिल्क पैक लेके आए, कोई नया पैकेज, तो इट्स इट्स क्वाइट टफ वन कि जी आप, क्योंकि नेस्ले इज एंजॉयिंग अ गुड रैपो, सो दैट्स व्हाई आई थिंक आपके आने से कोई नेस्ले को बहुत बड़ी कोई थ्रेट्स नहीं पैदा होने लगी। वजह क्या है? क्योंकि उसका ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज इज अ डिफरेंट थिंग, लाइक एंड मेनी अदर नंबर ऑफ फैक्टर। तो दैट्स व्हाई जो आपने कहा है ना कि हमने दो फैक्टर्स, वो दो के अलावा और भी बहुत सारी हैं। वो इस वजह से है चूंकि वो ज्यादातर फिर चूंकि ये कोर है जी, डिफरेंशिएशन है या आप कॉस्ट लीडरशिप है, ठीक है। अभी आप, मैं आपको बताता हूँ और भी बहुत सारे हैं। फर्ज करें कि जी प्लांट के जो बिजनेस आपने लगाना है, ठीक है, उसके ऊपर इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्ज करें, या जो कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिटल खर्चा कितना है। एक प्लांट है जी बड़ा, को ज़्यादा महंगा नहीं आता, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन एक प्लांट है वो है ही अरबों रुपए का, तो जाहिर बात है वो बड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए। लोग कई दफ़ा सोचेंगे कि यार हम इसमें इस एरिया में जाएं या ना जाएं। तो प्लांट की कॉस्ट जो है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो भी एक वो लो है, तो लोग और तरीके से करते हैं, थ्रेट्स ज़्यादा होंगी। अगर हैवी है तो फिर आपकी थ्रेट्स कम होंगी। ओके। जी जी ठीक जी है बिल्कुल सर। नो दीज आर दी, वो जो हमने बात कही थी ना जी, कि पहले तो हमने इन्वायरमेंट, ये है वो प्रायोरिटाइजिंग ड्राइवर ऑफ चेंज, ठीक है। अब ड्राइवर ऑफ चेंज का मतलब वो फोर्सेस जो आपको वो कंपेल करती हैं कि जी हमें चेंज लानी है, ये है prioritizing driver of change. So opportunities and threats in the environment could act as a driver of change. Possible example to change in the economic cycle, growth, recession. अब देखें, ग्रोथ है, रिसेशन है, वो जो जिसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। देयर आर फोर कंडीशन लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। तो जाहिर बात है वो ड्राइवर बनते हैं। और देयर इज new laws or regulation, new market entrant, mergers, acquisitions in the industry, changes in product or process technology, changes in supply chain or distribution network, changes in customer expectation and trends, changes in communication media.
तो अब ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम हम ड्राइवर ऑफ चेंज को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ये देखें, अर्जेंसी है और ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। अर्जेंसी कहते हैं कि उसकी कितनी ज़रूरी है, लाजमी है, अर्जेंट है, करना है। वो हाई हो सकती है, लो हो सकती है, ठीक है। यहाँ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस में बी लो एंड में बी हाई, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, ये इसमें अर्जेंसी भी हाई है और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी हाई है। तो लिहाजा ये जो चीजें होंगी, इससे ऊपर सबसे ज्यादा आप चाहेंगे कि ये जो चेंज करने वाली होंगी ये होगा बॉक्स। यहाँ अगर इस टाइप की कंडीशन है तो आप इतनी चेंज नहीं लाएंगे, क्योंकि सॉरी अर्जेंसी हाई है, लेकिन इसमें सॉरी ये वाली जो चीज है ये कि लोएस्ट प्रायोरिटी, अब लोअर प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी बट नॉट एज हाई एज, सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है, क्योंकि यहाँ अर्जेंसी जरूरी है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मच मोर। व्हाट इट सर यहाँ पे इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया सर, नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी का सप्लाई। कॉन्सेप्ट नहीं है माय डियर, ये तो हम सिचुएशन देख रहे हैं। मैं कहता हूँ जी कि ये वो बॉक्स है जहाँ एमरजेंट भी बहुत ज्यादा है और उसकी अहमियत भी, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस भी बहुत है। मसलन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमने करनी है, क्योंकि अगर ना किया तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। और दूसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत है, तो हम यहाँ आ गए। इसमें टॉप प्रायोरिटी यहाँ बनेगी, मेजर इश्यूज ये। तो हाउ यू कम टू नो प्रायोरिटाइजेशन किसको कहते हैं, कि आपने ऑर्डर में चीजों को लेके आना है कि सबसे अहम काम मेरा कौन है, वो ये है, ठीक है। ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ये वो है कि जिसमें आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इतनी अहम नहीं है, लेकिन अर्जेंसी ज्यादा है। ये वो जगह है जहां ना हमें इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। ये वो जगह है कि जहां अर्जेंसी की जो है वो लो है, लेकिन उसकी अहमियत ज्यादा है। लेकिन इस लेवल के ऊपर हमने सबसे टॉप मोस्ट फोकस करना है। यू गॉट इट? जी सर, कम्प्लीटली। मेरा ख्याल है ये हम कल इसको करें, काफी हो गया स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस को, ये हम कल करेंगे जी। जी सर। अच्छा उसामा, आज की वैल्यू एडिशन क्या हुई है आपके नॉलेज में? सर काफी हद तक सर, जो कॉन्सेप्ट सर रिवाइज हुए हैं सर, और इसके अलावा कुछ चीजें जो जिसमें एम्बिग्विटी थी, अनक्लियर थी, वो सर क्लियर हुई हैं सर। सज्जाद, जी सर। बताइए कुछ। वैल्यू एडिशन सर क्या हुई? वैल्यू एडिशन ये तो हुई है, लेकिन वो जो ऑडिट वाला है उसमें आपने थोड़ा डाउन कर दिया है। सर अपनी बात वीकनेसेस भी आपने करेंगे आइडेंटिफाई कर दी उसमें हैं माय सर। डियर देखो मेरी बात, उसमें वैल्यू एडिशन पता क्या होगी, कि जब आप पढ़ोगे फिर पढ़ोगे और फिर कंफ्यूजन होगी तो फिर मेरे साथ डिस्कशन कीजिएगा, ठीक हो गया सर। फिर वैल्यू एडिशन होगी, ठीक है। ठीक है सर। जी गुलाम अब्बास प्लीज, गुलाम अब्बास साहब बोलना सर चाह रहे हैं। जेंटलमैन आप अब आप दरमियान में कुछ क्वेश्चनिंग क्या करें, इंटरेक्टिव सेशन रखा करें। वो अभी कोई 5-10 मिनट हुए हैं कि उन्होंने अनम्यूट की है नहीं, आप ऑफिस उनसे वालों ने। रिक्वेस्ट करें कि मैंने अभी मुझे, आज रिक्वेस्ट की है, अभी हो चुका है अनम्यूट सर। हाँ जी, और ये वसीम हैदर साहब यस और सर। बाकी लोग भी जो है वो अनम्यूट की उनको सर रिक्वेस्ट। पहले म्यूट थे सर, बाद में अनम्यूट हुए हैं। सर मैंने रिक्वेस्ट करनी थी कि सर जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे लिंक शेयर हो सकता है जहाँ पे हमारी जो है ये पीपीटीज पड़ी हैं। नहीं वो तो मैं नॉर्मली ये जो जितनी भी बुक वाली वो ये मैंने सेंड कर दी थी। और बाकी वैसे मैंने कहा था कि आप कोशिश करें कि अपने कोई दोस्त हैं जिनको मैंने भिजवाई हुई है उनसे रिक्वेस्ट कर ले, वो आपको सेंड कर दें। सर वो कुछ भिजवाई हैं किस दोस्त ने, हमजा ने भिजवाई हैं,
लेकिन उसमें तरतीब नहीं है कि कितनी आ गई हैं कितनी बाकी रह गई हैं। अच्छा, पहले वो उसामा आप इनको हेल्प आउट कर दें जरा, जो आपके पास है आप इनको भिजवा दें। जी मैं से कर दूंगा इनको। मैंने तो चलिए, ग्रुप पे अपना ईमेल एड्रेस शेयर किया है, अगर दोस्त काइंडली कोई भेज दे तो ईमेल पे ही। जी मैं कर और देता हूँ दूसरा आपको सर, वो बस। जो वीडियो लेक्चर हैं ये किस तरह डाउनलोड करने हैं हमने? ये जेंटलमैन लाइक मुझे नहीं पता, आई डोंट डाउनलोड नो। नहीं करने, उस पे ये लिखा हुआ है पोर्टल पे ही स्ट्रिक्टली होंगे। डाउनलोड नहीं करने हैं, उस पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ, ऊपर आप पढ़े उसके क्या लिखा हुआ हाँ, उसमें ऑप्शन नहीं है डाउनलोड की, इसलिए नहीं है अच्छा शायद। नहीं, है। नहीं, वो ऑप्शन ही इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि डाउनलोड करना ही नहीं है, काफी उसके नेगेटिव चीज है ये। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा नहीं, वो उसामा, वो अवेलेबल के आप यानी कि जब चाहे सुन सकते हैं? जी 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 सर सर, सुन सुन सकते हैं सकते हम हैं जब जिस टाइम चाहें। ठीक है ऑनलाइन सर। सुन सकते हैं नेट पे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका क्या प्रोसेस क्या होता है? कुछ नहीं सर, वो बस वेबसाइट ओपन करनी है, अपना आईडी लगाना है और वो सामने आ जाते हैं, डेट वाइज बने हुए हैं, हर डेट का बना हुआ अच्छा अच्छा, तो हेल्पिंग रहता है बाद में दोबारा सुनने से भी? है। जी सर, बड़ा हेल्पिंग है, मैंने पिछली क्लासेस ली है तो बड़ा हेल्पिंग है जब नहीं, ये रिवील वैसे करते हैं ये उस टाइम। बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप जब चाहें रिपीटेडली सुन सकते हैं, बार 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 बार। दैट्स अ ग्रेट वर्क आई थिंक। जी जी सर। चलिए जी, मेरा ख्याल नाइस मीटिंग टुडे। और मैं तो खैर नॉइज ज़्यादा पसंद करता हूँ, और बाकी जो माइक क्लासेस का सर पता नहीं मुझे, मेरा तो अभी एक दफा भी इशू नहीं बना, मेरा तो खुद ही ओपन हुआ है, आज तक नहीं इशू हुआ मेरे मेरा को। नहीं नहीं म्यूट नहीं, था मैं, अभी। मैं जो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ, असल लर्निंग हालांकि नो डाउट ये हमारी ऑनलाइन हो रही है, लेकिन मैं इसको लाइक नहीं करता कि टीचर बस बोलता जाए बोलता जाए बोलता जाए। आई यूज टू इन्वॉल्व टू स्टूडेंट्स लाइक कि जी आप मुझे पूछें मैं आपसे पूछूं। वो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है ना, पता चलता है, अदरवाइज तो वो पता ही नहीं चल रहा होता कि आप क्या कह रहे हैं, है ना जी? जी तो anyhow, I think we would start from strategic alliance tomorrow. So thank you जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। सर। ओके जी, खुदा हाफिज़।